नमस्कार। आइए खबरों की शुरुआत करें और शुरुआत करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी उस खबर से जो आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अमित शाह का दौरा 1 अप्रैल से मतलब आज से ही शुरू होना था। 2 अप्रैल को उनका कार्यक्रम सासाराम में भी था, लेकिन वहां धारा 144 लागू है, बवाल मचा हुआ है। तो इसको देखते हुए अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द हो गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 अप्रैल को होने वाला सासाराम का दौरा स्थगित कर दिया गया है। जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से गृह मंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री को 1 अप्रैल मतलब आज के ही दिन पटना पहुंचना था। वो अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से पटना पहुंच रहे हैं। 2 दिन के इस कार्यक्रम में अमित शाह पहले पटना में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके अगले दिन नवादा में सभा करेंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, अमित शाह का बिहार दौरा जल्दी हो रहा है। पिछले 6 महीने में वह 4 बार बिहार आ चुके हैं। दरअसल अमित शाह कुशवाहा समाज को साधने का अभी प्रयास कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ कई कार्यक्रम उनका था बिहार में, जिसमें सासाराम में भी कार्यक्रम था। अब वो सासाराम का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, लेकिन बाकी कार्यक्रम अपने तय समय से ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम का कार्यक्रम रद्द होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अमित शाह का कार्यक्रम रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रोशित है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा समेत एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। वहां राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने अमित शाह के दौरे को रद्द होना प्रशासनिक विफलता बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा है कि सासाराम में गृह मंत्री का तय कार्यक्रम स्थगित होना बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता है। यह सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी का नतीजा है। जहां गृह मंत्री का कार्यक्रम था, वहां इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस ने फ्लैग मार्च तक नहीं किया, केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा फोर्स की मांग नहीं की। ऐसा सासाराम ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में भी हुआ है। यह बताता है कि राज्य में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इसलिए राज्यपाल से आग्रह किया गया जो वो इन स्थितियों का संज्ञान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में सफ़र कर रहे बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। 300 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन निबंधन प्रतियोगिता के बाद हुआ है। ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इंदौर में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए हो रहे प्रयासों के बीच आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2014 के बाद से देश में कुछ लोग ठान कर बैठे हैं कि मोदी की छवि धूमिल करेंगे। इसके लिए संकल्प भी घोषित किया है। इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है, खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इनका साथ देने के लिए कुछ लोग देश के अंदर तो कुछ बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। यह लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें। आज हर भारतीय मोदी का सुरक्षा कवच है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं, नए नए पैतरे अपना रहे हैं। 2014 में इन्होंने मोदी की इमेज धूमिल करने का संकल्प लिया था और अब संकल्प लिया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। रानी कमलापति के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के उदय का दिन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन शामिल हैं। सासाराम और बिहार शरीफ में तनावपूर्ण स्थिति के बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर भी निशाना साधा। अख्तरुल ईमान ने कहा कि फिरकापरस्त शक्तियों को ढील देने की बड़ी वजह से यह समस्या सामने आई है। एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये समझ रही हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते हैं तो इससे हमारा वोट तय हो जाएगा। दूसरी तरफ गठबंधन के लोग सोचते हैं कि मुसलमान खौफ में आ जाएंगे और फिर उनकी झोली में आ जाएंगे। दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ
खेल खेल रहे हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान पर कि उनके लोग पीटे जा रहे हैं, इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे घटनाओं को साजिश बता सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि इन दोनों का शिकार मुस्लिम माइनॉरिटी हो रही है। इन दोनों की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है और हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। मुस्लिम कमज़ोर आबादी है, इसलिए इस पर हमले हो रहे हैं। सरकारी स्कीम में भी मुस्लिमों को वंचित रखा जा रहा है, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, फिरका प्रस्त पार्टियां उन्हें निशाना बना रही है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। उनका दावा कहां चला गया? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? डीएम और एसपी अब तक क्या कर रहे हैं? पटना के पुनपुन में शनिवार को एक व्यक्ति ने 12 साल के एक बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। करीब 4 घंटे तक वह टावर पर रहा। भीड़ ने टावर पर चढ़े आरोपी को पत्थर मारे, जिससे वह नीचे आ गिरा। तब लोगों ने पीट कर आरोपी को मार डाला। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया। पुलिस पर पथराव भी हुआ, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक मानसिक तौर पर विक्षिप्त था। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। मामला दोपहर 12 बजे का बताया जा रहा है। पटना एएसपी शुभम आर्या ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई है। हम जब मौके पर पहुंचे तो देखा गांव वालों ने टावर को घेर रखा है। आरोपी बच्चे का सिर लेकर टावर पर चढ़ा हुआ था। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले को चोट आई है। पुलिस ने बचाव में एयर फायरिंग भी की। पटना के बेउर जेल से एक कैदी ने भागने का प्रयास किया। शनिवार की सुबह कचरे के डब्बे में छिपकर सफाई गाड़ी से निकलना चाहा। कैदी गायब होने की सूचना पर जेल प्रशासन अलर्ट हो गया। पूरे जेल में उसे खोजना शुरू किया। कैदी को ढूंढने के लिए जेल प्रशासन ने जेल के अंदर और बाहर सघन छापेमारी अभियान चलाई। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैदी जेल के महिला बैरक से बरामद किया गया। कैदी के बरामद होने के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। घटना के बारे में बताया जा रहा है, जो शनिवार की सुबह लगभग 6:40 पर मसौरी निवासी कैदी महेंद्र यादव जेल से भागने का प्रयास किया। इसी क्रम में जेल प्रशासन को सूचना मिली कि महेंद्र यादव जेल से भाग निकला है। सूचना मिलते ही पूरे जेल में कैदी महेंद्र यादव को ढूंढने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। सभी पुलिसकर्मी जेल से फरार कैदी को ढूंढने में लग गए। इस बीच सूचना मिली कि फरार कैदी महिला वार्ड के बैरक में छुपा बैठा है। सूचना मिलते ही जेल के सुरक्षा कर्मियों ने महिला वार्ड से महेंद्र यादव को ढूंढ निकाला। घटना की जानकारी देते हुए जेल कारा अधीक्षक ने बताया कि महेंद्र यादव शराब के मामले में जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसे महिला वार्ड के बैरक से बरामद कर लिया गया है। वो कचरे के डब्बे में छिपकर जेल से भागने का प्रयास कर रहा था और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढ लिया गया। गया में शनिवार की सुबह खेत में एक साथ 2 शव मिले। मामला आती थाना क्षेत्र के तिनेरी गांव का है। एक ही जगह एक महिला और एक बच्ची का शव मिला। महिला की उम्र लगभग 35 वर्ष और बच्ची की उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है। ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने आशंका जताई कि दोनों माँ बेटी लग रही हैं। ऑनर किलिंग में हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आती थाना अध्यक्ष ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे 2 शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच की जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को कुछ समय के लिए फुल इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि दुबई जाने वाली फेडेक्स का कार्गो विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद पक्षी से टकरा गया। इसे देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डा पर पूर्ण आपातकाल घोषित किया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इससे पक्षी टकरा गया था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कार्गो विमान के पक्षी से टकराने की सूचना के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। तमाम तैयारियों के बीच विमान ने आईजीआई के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। अब इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार 11 बजे एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फेडेक्स कार्गो विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, एक पक्षी से टकरा गया। विमान के पायलट ने तत्काल इसकी सूचना एटीसी को दी और वापस लौटने की अनुमति मांगी। इसके बाद एटीसी ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। पायलट ने तत्काल इसकी जानकारी एटीसी को दी
और वापस लौटने की अनुमति मांगी। इसके बाद एटीसी ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि बिहार की स्थिति को बदलनी है तो नेता का नहीं अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। दरअसल जनसुराज यात्रा के दौरान सारण में एक आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप वोट देते हैं जाति पर तो जाति की चर्चा बिहार में हर जगह होती है। आप वोट देते हैं मोदी जी के 56 इंच के सीने को देखकर तो सुबह शाम आपको टीवी पर मोदी जी का सीना फुला हुआ दिखता ही है। आप वोट देते हैं गुजरात मॉडल की कहानी सुनकर तो बिहार के घर घर के लड़के गुजरात में काम कर ही रहे हैं। आप वोट जिस बात के लिए दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है। बिहार के लोग रोजगार के नाम पर वोट देते ही नहीं है तो रोजगार कहां से मिलेगा? बिहार की दशा कैसे सुधरेगी? अगर आप बबूल के पौधे लगाएंगे तो आम कहां से पाएंगे? जब आप पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देते ही नहीं है तो वो सुधरेगा कैसे? यही बात बताने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। तो बिहार के गली कूचा हर जगह घरे घर जात के बात तो होते बा। अरे वह वोट देले बानी मोदी जी के 56 इंच के सीना देख के तो जैसे ही टीवी खोलत तनी तो मोदी जी के फूलल सीना लौटते बा। अरे वह वोट देले बानी गुजरात मॉडल के कहानी सुन के तो घरे घर से बिहार के लड़का बिहार गुजरात में जाके मजदूरी करते बाड़न। जो भी आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। रवा बिहार में रोजगार खातिर वोट देते नहीं तो वो मिली कैसे? आप बोइएगा बबूल तो आपको आम कहां से खाने को मिलेगा? गुजरात के विकास खातिर वोट देता नहीं तो गुजरात में विकास होता। राहुल लेकर जाके जब मजदूरी करता। जब रवा पढ़े खातिर वोटे ना दे रोजगार खातिर वोटे ना दे तो सुधरी कैसे? यही खातिर पैदल चलल बानी। वोट नहीं की मांगो हाथ जोड़तनी जाके गावे गावे कि एक बार संकल्प लीजिए नेता को नहीं अपने बेटा को देखकर वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। उनके पढ़ाई के लिए उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए। सासाराम, नालंदा, गया और भागलपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प हुई। इन चारों जिलों में दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि शनिवार को माहौल शांत है लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। राजद ने बीजेपी पर बिहार में दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द करने की साजिश इसको बताया है। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं। लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं और कहीं से नहीं सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्रित का अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। चिंता मत करिए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको, और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं। लाइव मिथिला के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।